चलिए फिर से आ जाओ भाई। नेटवर्क इशू के कारण लाइव बीच में ही बंद हो गई थी और फिर इतना टाइम लग गया, सो डोंट वरी। नेटवर्क इशू हो गया था और क्या होता। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर जॉइंट? 2 नंबर में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको लिखना कैसे है? सीधा है, स्केलेटन मसल्स आर मसल्स विच आर अटैच्ड टू द स्केलेटन। स्केलेटन मसल्स वैसी मसल्स होती हैं जो स्केलेटन के साथ अटैच्ड रहती है, मतलब चिपकी हुई रहती है। कैरी 40% ऑफ ह्यूमन मास। ह्यूमन मास का कितना? 40% ये कैरी करती है। स्केलेटन मसल्स आर मेनली लोकोमोशंस एंड वॉलेंट्री रिलैक्सेशन। स्केलेटन मसल्स कैसी होती है? ये हल्की मूवमेंट करती है प्लस वॉलेंट्री रिलैक्सेशन। वॉलेंट्री मैंने आपको शायद उसके अंदर पढ़ाया है, नर्वस सिस्टम के अंदर जब हम पढ़ रहे थे पीएनएस, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है। वॉलेंट्री मतलब जिन मसल्स पर हमारा कंट्रोल हो। मुझे ऐसे करना है, मुझे किसी की मर्जी की जरूरत थोड़ी है, ऐसे खोलना है, ये करना है, ये करना है, तो ये मसल्स मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग चल रही है, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो ये मसल्स कैसी हुई? वॉलेंट्री मसल्स इनको बोलते हैं। ठीक है। लाइक नर्वस टिश्यू मसल्स आर एक्साइटेबल एबिलिटी टू रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। यहाँ नर्वस टिश्यू, भाई हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर 2 तरीके की सेल्स होती हैं। एक नॉर्मल सेल्स होती हैं जिनके द्वारा सेल डिवीजन होकर के सेल डिवीजन होता है और एक सेल से दूसरी सेल बनती है। नॉर्मली उसके अंदर गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिंपल सेल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कल ही आप लोग को बताया गया है, नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कैसी सेल्स होती हैं? एक्साइटेबल सेल्स होती है। और वो हमारी पूरी बॉडी में नर्वस टिश्यू के अंदर और मस्कुलर टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है। मस्कुलर टिश्यू मतलब जो हमारी मसल्स में टिश्यू है उसके अंदर भी एक्साइटेबल सेल्स होती है। एक्साइटेबल इन द सेंस, भाई हमारी जो मसल्स हैं वो कैसा वर्क करेंगी? उनको सेंसेशन फील होता है, एक्साइटमेंट फील होती है, सैडनेस फील होती है। ये सारी चीजें हमारी मसल्स में क्या करेंगी? क्या करेगी बताइए? तो यहां जो हमारी ये मसल्स है ये एक्साइटेबल एबिलिटी रखती है। Unlike nervous tissue, muscles are having contractible, extensible, elastic। तो जो हमारी नर्वस टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू होती हैं उसके अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं वो, एक्सटेंसिबल होती है, उसको खींचा जा सकता है, इलास्टिसिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टेबल, दे कैन शॉर्टन इन लेंथ। कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये मेरा हाथ है लेकिन मेरा डोला तो आपको दिखेगा ही नहीं। अब हम इसको ऐसे मोड़ लें तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये मैंने खोल दिया, यहाँ की मसल्स क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। फिर मैंने इसको बंद किया, यहाँ की मसल्स क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट हुई, जगह कम हो गई। तो यहाँ वही लिखा है, कॉन्ट्रैक्टेबल होने से दे कैन शॉर्टन इन लेंथ, लेंथ में वो छोटी हो जाती है। और फिर इसको खोल दिया जाए तो फिर एक्साइटेबल, वो एक्सटेंड हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, है ना। एक्सटेंसिबल, दे कैन एक्सटेंड और स्ट्रेच, ये स्ट्रेच और एक्सटेंड दोनों हो सकती है। इलास्टिक, दे कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप। भाई अभी जैसे मैंने हाथ को मोड़ा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर मैंने इसको हाथ को खोला तो ये फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आ गई। तो ये कैसी होती है? अब हम कोई रबड़ के छल्ले को खींचे, रबड़ का छल्ला गोल छोटा सा होता है, उसको जैसे खींचेंगे तो वो अपनी कैसी शेप में आ जाएगा?
वो अपनी विकराल रूप में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब हम उसको फिर से छोड़ देंगे तो वो फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। इलास्टिक रबड़ का यही तो काम होता है, हम उसको खींचते हैं, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, फिर हम उसको छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाता है ना। ओके, आगे आइए। यहां आप मसल्स देख रहे हैं, ये आपकी बोन है, ये आपकी मसल्स है, ये दोनों का अटैचमेंट स्केलेटन मसल्स कहलाता है। अब यहां स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आपको समझनी है, मेन पॉइंट समझिए। हड्डी और मसल्स, इन दोनों को कौन जोड़ के रखता है, इन दोनों का जॉइंट है स्केलेटन मसल्स, हम इसको बोल रहे हैं। तो मसल्स और हड्डी को बीच में से कौन जोड़ता है, ये बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड टेंडन, ये जोड़ करके रखता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ये वीडियो ऐप पे अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। अभी आपने स्किन का बस थोड़ा सा पार्ट देखा था, डेफिनेशन दे देनी थी और उसकी तीनों लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। ठीक है, खत्म। अब यहाँ स्किन नंबर, अब मार्क्स के अकॉर्डिंग एग्जाम में लिखोगे बेटा जी, मार्क्स के अकॉर्डिंग 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, कम लिखना है, मेन पॉइंट बताना है। वहीं अगर उस नंबर को, उस क्वेश्चन को मैं 15 नंबर में लिखना है भाई, उसकी जितनी भी चीजें आप लोग को मालूम है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब लिख डालो। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन ज्यादा बड़ा ही होगा, तो आप उसको लेंथी बनाओ, जितना आपको आता है उतना लिखो। 1 नंबर में जो मेन उसका पॉइंट होता है वो लिखना होता है ना। चलो आगे आओ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को ये दिया जा रहा है। स्किन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, आ जाएगा एग्जाम में। ये सारे ही वैसे इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आया तो लिखना है, शॉर्ट में आया तो जो जितना आपको बताया जा रहा है उतना लिखना है, लेकिन लिखना सारा है। पहले स्किन की डेफिनेशन दे देना। स्किन इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, नरिश जो हमें बाहर की चीजों, बाहर के फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन से बचाती है, कर रही है ना। प्रोटेक्शन का काम किससे कर रही है, बाहर के पैथोजन से कर रही है। ओके, आगे आ जाओ। स्किन की 3 लेयर है, बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। चलो आगे आ जाओ, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेक्चर में देख लेना। चलिए चलिए, बड़ा लेट करता है ये। अब यहां पे आपको क्या क्या चीजें और एक्सप्लेन करनी है, देखो। The skin is the outer covering of the body in human. It is the largest organ of the integumentary system. स्किन किसके अंदर पढ़ते हैं, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो आप इंटीग्यूमेट्री सिस्टम को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। स्किन आपसे टोटल पूछा जा रहा है तो सबसे पहले बता देना कि ये वाला क्वेश्चन है, ये आप पहले आगे लिखोगे। पहले इंटीग्यूमेट्री हेडिंग डालना, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में नीचे लिखना, समझाना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम आपने डाल दिया। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के बाद आपको क्या लिखना है, ह्यूमन स्किन इज ऑफ 2 टाइप। ह्यूमन की स्किन 2 तरीके की होती है। वन इज नॉन हेयरी ग्लैब्रस स्किन हैज सीन 1 पाल्म एंड सोल। हेयरी बियरिंग स्किन 2 ही तरीके की होती है। एक तो हमारी ये वाली स्किन जिसपे हेयर्स नहीं आते हैं, दूसरी हमारी ये वाली स्किन जिसपे हेयर्स आते हैं। तो
स्किन पूरा 7 नंबर में दिया जा रहा है, तो आपको लिखना है स्टार्टिंग से। स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले हेडिंग डालोगे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, उसके बाद इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर पार्ट आ जाएंगे। तो स्किन के 2 टाइप होते हैं, नॉन हेयरी और हेयरी स्किन। नॉन हेयरी स्किन और हेयरी स्किन। नॉन हेयरी स्किन में आपकी हाथों की हथेली, पैरों की क्या बोलते हैं, पाल्म है, पाल्म मतलब हथेली, और पैरों की पैरों के जो तलवा जिसे बोलते हैं, सोल, वो वहां पे बाल नहीं आते हैं। तो ऐसी स्किन जहां पे बाल नहीं आते हैं उसको हम नॉन हेयरी बोलते हैं। हेयरी बियरिंग स्किन, ऐसी स्किन जहां पे हेयर्स आते हैं। तो आप यहां पे बता दीजिएगा। स्टार्ट कर दिया आपने, अब आ जाओ आप हेयरी बियरिंग स्किन पे बता दो। यहाँ पे लिख लेना भाई, ये पाल्म और सोल, ये आपके हाथों की और पैरों के तलवे हो गए। ठीक है, अब हेयर वाली स्किन को आपको एक्सप्लेन करना है, या डायरेक्ट स्किन आप हेडिंग डाल देना। स्किन हेडिंग डालने के बाद ये वाला पोर्शन लिखोगे कि स्किन एक आउटर कवरिंग है हमारी बॉडी की। ह्यूमन, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? तो आप लोग बता देना, हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है। क्या होता है? स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। ओके ओके, स्किन is making up 12 to 15% of body weight and with a surface area of 1 to 2 meter square। तो जो हमारी स्किन है वो हमारी टोटल बॉडी वेट का 12 से 15% कंज्यूम करती है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 1 से 2 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, स्किन हैज अप टू 7 लेयर्स ऑफ ectoderm tissues and guard the underlying muscles, bone, ligament and internal organ। ये जो स्किन है ये क्या करती है? स्किन में सेवरल 7 लेयर होती है एक्टोडर्म टिश्यूज की। अब एक्टोडर्म, यहाँ निकल जाओगे, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं लिखना आपको, यहाँ आपको सीधा सीधा लिखना है स्किन हमारी सभी ऑर्गन्स को क्या कर रही है? लाइक गार्ड। जैसे हम फोन पे कवर चढ़ा देते हैं और फोन पे वो टेम्पर भी चढ़ा देते हैं, तो एक तरीके का हमारा फोन का प्रोटेक्शन हो गया। तो हम अपने अंदर के ऑर्गन्स को बचाने के लिए बाहर ये स्किन का क्या चढ़ा रहे हैं? कवर ही तो चढ़ा रहे हैं। कवर चढ़ गया तो उसी को हम बोल रहे हैं मसल्स, लिगामेंट, बोन्स या इंटरनल ऑर्गन्स को एज अ इंटरनल ऑर्गन्स पे गार्ड चढ़ा दिया गया स्किन का, है ना। आ जाओ, फिर आपने ये लिख दिया। अब जाओ बैक, स्किन के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब जैसे आपने एक्सप्लेन करा उसके बाद आप ये डायग्राम बना देना। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है, ये तो पूरा ही हटता है, स्किन कितने टाइप की होती है। स्किन बेसिकली 3 टाइप की होती है, एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर और आपकी हाइपोडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर सबसे ऊपर वाली, डर्मिस लेयर बीच वाली और हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली लेयर। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ये सारी चीजें आप बता दोगे, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बोलो जल्दी। देखो ये कब शुरू करना है आपको। सबसे पहले आपको इंटीग्यूमेट्री सिस्टम लिखना है, उसके बाद स्किन कितने टाइप की होती है, कौन से वाली, नॉन हेयरी और हेयरी। ठीक है, फिर उसके बाद स्किन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद स्किन का डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद स्किन के टाइप लिखने हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। फिर 1 बाय 1 करके एक एक को एक्सप्लेन करना है। ये है एक सीक्वेंस तरीका, इस तरीके से आपको लिखना है और एग्जामिनर आपके मार्क्स काटने की हिम्मत नहीं रखेगा अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो। ठीक है, आ जाओ।
एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस सेल के अंदर, एपिडर्मिस कौन सी है? सबसे ऊपर वाली लेयर। एपिडर्मिस लेयर कौन सी होती है? स्किन की ये सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसमें पोर बने हुए रहते हैं, हेयर निकलता है इधर से, छोटे छोटे छेद दिखते हैं ना आपको आपकी स्किन पे, वो क्या है? पोर, जिसमें से पसीना बाहर आता है। ठीक है, इस एपिडर्मिस लेयर में किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ये अपनी पड़ोसी लेयर से नरिशमेंट लेती है, न्यूट्रिशन लेती है। कौन सी है इसकी पड़ोसी लेयर? डर्मिस लेयर इसकी पड़ोसी है, उससे ये सारा का सारा न्यूट्रिशन मटेरियल लेती है। अब जो एपिडर्मिस है उसके अंदर 4 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स है? केराटिनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स, मार्कल सेल्स और मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो भाई, ये आपको इसी तरीके से, आपको ये थियोरेटिकल में नहीं लिखना, इसी तरीके से चार्ट बना के लिखना है कि एग्जामिनर की आंख में दिखे कि हाँ मैंने ये बनाया है ना। केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस केराटिन फॉर स्ट्रेंथ। जो केराटिनोसाइट सेल्स होती हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रही हैं। लैंगरहैंस सेल्स पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बाहर के फॉरेन पार्टिकल से बचाता है हमारा इम्यून सिस्टम, और स्किन उसमें मदद करती है। तो भाई हम कह तो रहे हैं स्किन को इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, बाहर के पैथोजन से बचाती है। तो ये लैंगरहैंस सेल्स हेल्प करती है बाहर के पैथोजेंस को मारने में, क्योंकि इसके ये क्या है? इम्यून सिस्टम में मदद कर रही है। मार्कल सेल्स डिटेक्ट लाइट, टच एंड प्रेशर। ये क्या करती है? मार्कल सेल्स बाहर की कोई भी लाइट है सेंस करती है। ये मार्कल सेल्स लाइट को सेंस कर रही है, प्रेशर को सेंस कर रही है, तो ये सेंसेशन को सेंस करती है। मिलेनोसाइट्स कंट्रीब्यूट टू स्किन कलर। स्किन का कलर ब्लैक है या आपका सावला कलर है, गोरा कलर है, जैसा भी है वो ये डिसाइड करता है। अगर किसी पर्सन के अंदर मिलेनोसाइट्स बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है, थोड़ा कम है तो थोड़ा कम कलर का, स्किन थोड़ी कम, जिसे हम सावला कहते हैं, वो हो जाता है। मिलेनोसाइट्स बिल्कुल नहीं है तो वो अंग्रेज बन जाता है, बिल्कुल गोरा हो जाता है ना। तो मिलेनोसाइट्स की वजह से ही हमारी बॉडी का कलर डिसाइड होता है। दिक्कत किसी को कोई? कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं भाई? चलो अब आ जाओ। एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग 5 सब लेयर्स। अब जो एपिडर्मिस लेयर है उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। स्टर्नम कॉर्नियम, स्टर्नम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम्स और स्ट्रेटम बैसिली। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है। यहाँ पर गलत लिखी है ये, ओहो, सबसे ऊपर वाली लेयर स्टर्नम कॉर्नियम, उससे नीचे वाली लेयर स्टर्नम लूसिडम, उससे नीचे वाली लेयर स्टर्नम ग्रैन्युलोसम, उससे नीचे वाली लेयर स्टर्नम स्पिनोसम, उससे नीचे वाली लेयर स्टर्नम बैसिली। ये स्टर्नम बैसिली अटैच रहती है आपकी डर्मिस लेयर से, और यहां से शुरू हो जाती है आपकी डर्मिस लेयर। और ये आपका क्या है? एपिडर्मिस। तो इतना ये हो गया आपका एपिडर्मिस, जो 5 लेयर से मिलकर के बना हुआ है, एपिडर्मिस। और ये क्या है आपकी डर्मिस, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं डर्मिस लेयर। ठीक है, इसी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल्स, इसके अंदर ही ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड होती है, इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं,
मतलब इस डर्मिस लेयर ही स्किन की मेन लेयर है जिसमें सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। चलो पढ़ते हैं धीरे धीरे, कोई इशू वाली बात नहीं है। आओ जमूरे। तो यहाँ देखिए लेयर ऑफ एपिडर्मिस, तो यहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम्स, स्ट्रेटम बेसिली, यही एक और है स्ट्रेटम लूसिडम, इससे जस्ट ऊपर। तो यहाँ इस तरीके के अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, डेस्मोसोम्स, कौन बताएगा मुझे डेस्मोसोम्स के बारे में? अगर जंक्शंस पढ़े हैं तो आपने ये जंक्शन भी पढ़ा होगा। कितने बच्चों को डेस्मोसोम्स आता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कितने बच्चे डेस्मोसोम जंक्शन के बारे में जानते हैं? नहीं तो आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे, सब रत्ती हो जाएगा अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे तो। 7 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से आना चाहिए। यहां तो अपनी स्किन की लेयर एक्सप्लेन कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा मैंने ये आउट का क्वेश्चन पूछ लिया, स्किन का तो नहीं है, जंक्शन अलग है, बता दो कौन सा है। अरे गुरु महाराज, डेस्मोसोम्स एक अलग जंक्शन ही तो है। डेस्मोसोम्स में क्या होता है, एक तरफ से ये अटैच्ड रहते हैं, ये देखो बीच में जॉइंट लगे हुए हैं। सब कुछ भूल जाते हैं। डर्मिस डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, जो डर्मिस है वो 2 लेयर में डिवाइड होती है, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर आपकी सबसे ऊपर वाली पैपिलरी और नीचे वाली रेटिकुलर। पैपिलरी को एक्सप्लेन कर दिया है, रेटिकुलर को एक्सप्लेन कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? लाई डायरेक्टली बेनीथ एपिडर्मिस, जो पैपिलरी लेयर है वो एपिडर्मिस के साथ मतलब एक साथ अटैच रहती है। ये हमारी एपिडर्मिस और ये हमारी पैपिलरी मतलब डर्मिस वाली लेयर, पैपिलरी लेयर। हाउसेस नर्व्स एंडिंग कॉर्पसल्स that provide body with sense of touch, pain, heat, cold, pressure। सारी चीजें पैपिलरी में हो रही है। कौन कौन? हीट, टच, पेन, कोल्ड, प्रेशर्स, ये सारी चीजें कंटेन। क्यों ये सारी चीजें पैपिलरी में हो रही है? क्योंकि इनके अंदर नर्व्स प्रेजेंट है और नर्व्स सेंसेशन का ही काम करती है। कंटेन पैपिली स्मॉल कोन शेप प्रोजेक्शंस ऑफ elastic tissue that provide upward। Papillae contain loop, capillary और nerve fiber endings। nerve fibers इसके अंदर present है जिसके कारण ये सारे sensations papillary layer में हो रहे हैं। reticular layer contain fat cells, blood, lymph vessels, oil, sweat gland, hair follicle, areolar pili muscles। तो यहाँ पे रेटिकुलर सेल में सारी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, आपके लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, सारे के सारे हेयर कंटेंट वगैरह सारे आपके रेटिकुलर लेयर में प्रेजेंट है। पेपर की डेट नहीं आई है, पढ़ाई पे तो ध्यान दे लो। पढ़ाई नहीं करनी, बस पेपर बता दो। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर में, डिफाइन जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन आल्सो विद सुटेबल डायग्राम्स। 2 नंबर में सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन दी थी, बता दिया था ऐसे ऐसे है। अब ये 7 नंबर में पूछ लिया जॉइंट, तो आपको जॉइंट की राम कथा सब बतानी है। इमूवेबल जॉइंट है, ये है, ये है, ये है, और 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन करना है। फ्रीली जॉइंट्स ये सारे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। साइनोवियल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, जॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइनोवियल जॉइंट होता है। अगर जॉइंट कंप्लीट आता है तो ये सारा लिखना है, अकेला साइनोवियल जॉइंट आ रहा है तो आपको इसी को सभी को एक्सप्लेन कर देना है। डायग्राम के साथ पूछा गया है, ठीक है जी। यहां देखिए,
अब हम इमूवेबल जॉइंट की बात कर रहे हैं। इमूवेबल जॉइंट कौन सा है? जो मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसको हम फाइब्रस जॉइंट या फिर साइनरथ्रोसिस बोलते हैं। इमूवेबल जॉइंट और फिक्स जॉइंट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू मेड अप मेनली ऑफ कोलेजन फाइबर, लिमिटेड और नो मूवमेंट। इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता और ये किससे बना हुआ है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ मेनली कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर से बने हुए हैं और इसमें एग्जाम्पल है सूचर, सिंडेस्मोसिस। सूचर्स वाइट फाइब्रस टिश्यू स्कल बोन के अंदर ये पाया जाता है। ये देखो सूचर, ये जो आपको टाके टाके दिख रहे हैं इस तरीके के, तो ये क्या है? सूचर्स बोलते हैं इनको। और ये मूवमेंट नहीं करते हैं, है ना। यहां आ गया सिंडेस्मोसिस। बोन्स जॉइंट बाय लिगामेंट, लिगामेंट्स के साथ बोन्स जुड़ी हुई हैं। ये देखो ये वाली, ये लिगामेंट है और ये बोन है, ये मूवमेंट नहीं करती है। आगे आ जाओ। कार्टिलेज, कार्टिलेज तो भाई हल्का मूवमेंट कर पाता है, तो आपको यहां स्ट्रक्चर भी दिख जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट, प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट आपके लॉन्ग बोन में होता है। जो ये आपको ये दिख रहा है, ये पट्टी सी दिख रही है, ये वाली, जब आप छोटे बच्चे रहते हो तो क्या होता है? ये कार्टिलेज यहाँ पे आपकी हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप बड़े हो जाते हो, एक एज आ जाती है, मींस अडल्ट एज में आप पहुंच जाते हो, तो इसमें ये कार्टिलेज बोन धीरे धीरे खत्म हो जाती है और खत्म होके यहाँ पे ये ऊपर इसके साथ ही जुड़ जाती है, यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता। तो इसी वजह से ये जो कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी की वजह से आपकी हाइट बढ़ती है और एक सर्टेन एज पे आके आपकी हाइट रुक जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां से ये कार्टिलेज बोन खत्म हो जाती है और खत्म होने के कारण आपकी हाइट रुक जाती है। समझ में आ रही है बात? ये देखिए, ये पट्टी दिख रही है पूरी, यहाँ पे इस तरीके की पट्टी सी रहती है और बचपन में ये पट्टी तो होती है, लेकिन अगर अब देखोगे आप एक सर्टेन एज में आ गए हो, अब आपकी हाइट बढ़ नहीं रही होगी और अब अगर आप लॉन्ग बोन के अंदर देखोगे तो ये कार्टिलेज मिलेगा नहीं, ये धीरे 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 खत्म हो जाता है। चलो आगे आओ। साइनोवियल जॉइंट को ही आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट क्या है? यूनिक फीचर, ए शेप बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स कॉल्ड साइनोवियल कैविटी और जॉइंट कैविटी। साइनोवियल कैविटी क्या है और जॉइंट कैविटी क्या है? कैविटी मतलब कोई खाली जगह, उसके अंदर हमारे जॉइंट्स फिट होंगे। जॉइंट कैविटी, अलग अलग तरीके के जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है? हमारे जो जॉइंट्स है वो फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं, अच्छे से वो घूम पाते हैं। अब ये मैंने हाथ घुमाया तो ये क्या है? फ्रीली मूवमेंट है, अच्छे से बिल्कुल घूम पा रहा है ना। चलिए भाई आगे आओ। साइनोवियल जॉइंट में 6 1 2 3 4 5 कितने हैं ये? 6 3 7 पॉइंट है। प्लेन साइनोवियल जिसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्ड्यूलर जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, शैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट के कुछ पार्ट है जो आपको 1 बाय 1 करके लिखने ही हैं। तो सबसे पहले प्लेन साइनोवियल जॉइंट जिसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं, वहां पे आ जाओ। हिंज जॉइंट, एंगुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोशन लाइक हिंज डोर। जैसे आप एक डोर को खोलते हो ऐसे पूरा तो 360 रोटेशन में तो खोल नहीं देते होंगे भाई, अंदर को खुलता है या बाहर को खुलता है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? लाइक दिस। हम बाहर को खोल सकते हैं या अंदर को खोल सकते हैं। तो ये जो हिंज जॉइंट होता है, हम हिंज जॉइंट पे कैसे पहुंच गए? पर
पीछे चलो, ग्लाइडिंग जॉइंट आ रहा था अभी हमारा, देख लो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है, फ्लैट और स्लाइटली कर्व बैक एंड फोर्थ साइड टू साइड मूवमेंट। ये कैसा है, साइड टू साइड मूवमेंट करता है, हमारी उंगलियों में प्रेजेंट है यहाँ। ये जैसे स्लाइडिंग होती है ना इस तरीके की, तो हमारी ग्लाइडिंग जो जॉइंट्स हैं वो यहां प्रेजेंट है। पूरी लोकेशंस आप देख सकते हो। अब आ जाओ हिंज जॉइंट पे। हिंज जॉइंट है आपका, जैसे डोर ओपन करते हैं बंद करते हैं, ये आपको हिंज जॉइंट की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली, ये हमारा हिंज जॉइंट है। फोल्ड कर रहे हैं, खोल रहे हैं, एक साइड से खुलता है, वन डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, वन डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। आपको ये स्ट्रक्चर्स बनानी है, ठीक है। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट आपके कहां पे प्रेजेंट है, रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट है। ये फंसे हुए रहते हैं, तो यहां ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके साथ हमारा ये फंसा हुआ है, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी में भी है। और जो हमारी दो बोन्स होती है, जैसे यहाँ हमारी एक बोन है, यहाँ हमारी दो बोन है, तो इनके साथ भी अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। यहाँ भी पाइवोट जॉइंट है, ये इस तरीके से फंसे हुए हैं। हाँ जी आदित्य, बिल्कुल। एक पहले लिखो, उसके बारे में लिखो, उसका अलग डायग्राम बनाओ, सारा मिक्स मत कर देना, इसी तरीके से लिखना है सारा का सारा। उसके बाद कॉन्ड्यूलर जॉइंट, जिसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। तो एलिप्सॉइड जॉइंट आपको कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स ओवल शेप प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन फिट इनटू द ओवल शेप डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। तो यहां आपको ये एक इस तरीके का दिख रहा है, ये जो जुड़ता है वो आपके यहां पे देखो, क्या कैसे मैं बताऊं आपको, इस तरीके से अटैच होता है, ऐसे दिख रहा है। आपकी उंगलियों में देखो, यहां पे ये ऐसे अटैच रहता है, ये वाला। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट क्या है, वन बोन इज सैडल शेप एंड अदर फिट इनटू कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट थंब। थंब में ये प्रेजेंट होता है, थंब में ये वाले स्ट्रक्चर सैडल जॉइंट कहलाता है ये। और यहाँ जो सैडल जॉइंट आपको दिख रहा है, इसके साथ कंपैरिजन करके, यहाँ ये सैडल जॉइंट है, सैडल जॉइंट में सेम वही होता है। और आपका एलिप्सॉइड जॉइंट में एक कॉन्वेक्स शेप का होता है और एक कॉनकेव शेप का होता है। तो यहाँ जो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों का ये हिस्सा एक कॉन्वेक्स शेप का होता है, एक कॉनकेव शेप का होता है। तो यहाँ ये कॉनकेव शेप का है और ऊपर वाली उंगली अटैच है कॉन्वेक्स शेप की, तो ये इस तरीके से अटैच होता है, ये अंदर थोड़ा सा कर्व बना हुआ रहता है, सैडल जॉइंट में फंसा हुआ रहता है, सैडल जॉइंट में फंसा हुआ रहता है। दिख रहा है जी, सैडल जॉइंट में अंगूठे की जो उंगलियां, अंगूठा है जो आपका, ये फंसा हुआ है इस तरीके से, ये ऐसे फंसा हुआ रहता है। यहां देख लो, ये आपको डायग्राम बनाना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो आपका हाथ का है और आपकी जांघ की जो हड्डी है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी हुई है। इसमें कैसा होता है, एक बॉल बनी हुई रहती है और एक सॉकेट बना हुआ रहता है, उसके साथ वो बॉल जाके अटैच होती है और ये आपकी पूरी कंप्लीट रोटेशन करती है। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, समझ में आ रही है बात, ऐसा डायग्राम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए। बोलो किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलेंगे, आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आ जाता है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्केलेटन सिस्टम विद टाइप ऑफ बोन एंड इट्स सुटेबल एग्जाम्पल। तो स्केलेटन सिस्टम 10 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है। स्केलेटन सिस्टम में हमारी बोन्स आ जाती हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं। बोन्स भाई हमारे शरीर में, अडल्ट शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कार्टिलेज तो आप जानते हैं और हमारी लचीली हड्डी, इसको हम थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा मोड़ तोड़ सकते हैं। जॉइंट्स जो आपको अभी बताया जा रहा है, मेन 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। लिगामेंट, लिगामेंट क्या है, कौन बताएगा लिगामेंट क्या है? हड्डी से हड्डी का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। जल्दी आंसर करेंगे लिगामेंट क्या है, कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, व्हाट इज लिगामेंट? जल्दी आंसर करेंगे, लिगामेंट क्या होता है? किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक। लिगामेंट बताइए, लिगामेंट क्या होता है? चलो, स्केलेटन सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। स्केलेटन सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं तो 206 हड्डी की बात करते हैं, सभी हड्डियों के नाम जानने हैं तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन में टोटल 80 हड्डियां होती हैं, अपेंडिकुलर बोन में 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल बोन कौन सा पार्ट है? एक्सियल बोन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन के अंदर हमारा स्कल, हमारा वर्टेब्रे कॉलम और रिब्स, पसलियां, वर्टेब्रे कॉलम्स और स्कल, ये वाला पार्ट एक्सियल बोन में आ जाएगा और बचा कुचा पार्ट अपेंडिकुलर बोन में, जैसे आपकी हाथों की हड्डी, पैरों की हड्डी, हिप्स की हड्डी, वो सारा पार्ट अपेंडिकुलर बोन में आता है। एक्सियल बोन में 80 हड्डियां होती है, स्कल में टोटल 22 हड्डियां होती है। स्कल में टोटल 22 हड्डियां हैं। स्कल के 2 पार्ट होते हैं, ये सामने वाले को हम फेशियल बोन बोलते हैं और ये ऊपर वाले को क्रेनियम बोन बोलते हैं, क्रेनियल बोन बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्रेनियल बोन में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? ध्यान से देखिए यहाँ पे, 1 क्रेनियम बोन में टोटल 8 हड्डियां हैं। ये सामने वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ऊपर 2 ऐसे प्लेट रखी होती है, इसको बोलते हैं पैराइटल बोन। एक पीछे होती है टेम्पोरल बोन, ये 2 पीछे होती है ऑसिपिटल बोन और ये 2 कान के साइड में, एक इधर और एक इधर, टेम्पोरल बोन। और इस फ्रंटल के पीछे थोड़ा एक होता है एथेमॉइड बोन और एक यहाँ जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, स्पेनॉइड बोन। तो टोटल क्रेनियल बोन में 8 हड्डियां होती है और फेशियल बोन में आपकी टोटल 14 हड्डियां होती हैं। तो क्रेनियल में यहाँ लिखी हुई है, फ्रंटल 1, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, ऑसिपिटल 1 होती है, स्पेनॉइड 1, एथेमॉइड 1। ईयर ओसिकल सब इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आओ। फेशियल में 14 हड्डियां होती हैं। 14 कौन कौन सी? तो सबसे पहले हम जाते हैं आंख की तरफ। आंख में जो ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं 2, ये भी हड्डियां ही होती है, इधर बिल्कुल आंख के इधर कोने में। लक्राइमल बोन इनको बोलते हैं। तो एक इस आंख में होती है, एक इस आंख में होती है, लक्राइमल बोन। कहाँ है लक्राइमल बोन? ये रही 2 हड्डियां, ठीक है। 2 आपकी नेजल बोन, ये लंबी सी यहाँ पे, इनको नेजल बोन बोलते हैं, ये 2 होते हैं, ये रही नेजल बोन। जाइगोमेटिक बोन, ये जो आपके उभरा हुआ हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, जिसको चिक बोन भी बोलते हैं। जाइगोमेटिक बोन भी एक है 2 होती है, ये हो गई आपकी जाइगोमेटिक। मैक्सिला,
नाक का ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला होठ वाला, ये ऊपर का हिस्सा मैक्सिला, एक इधर एक पोर्शन इधर एक पोर्शन इधर, मैक्सिला 2 हो गए। पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन आपकी नाक के अंदर टोटल 7 हड्डियां होती है, 2 तो नेजल बोन हो गई और नाक के अंदर 2 पैलेटाइन बोन होती हैं। उसके बाद इंफीरियर कॉन्चा 2 होते हैं। उसके बाद एक ये लंबा सा जो बीच में दिख रहा है वुमर, एक होता है वुमर, यहाँ वुमर हो गया। इंफीरियर नेजल कॉन्चा हो गया। मैंडिबल, ये एक जाड़ की हड्डी है, ये वाली मैंडिबल बोन। हमारे शरीर में सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन होती है हमारी लॉन्ग बोन, और हमारे स्कल के अंदर सबसे ताकतवर बोन होती है हमारी मैंडिबल, जबड़े की बोन। क्लियर, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कान पे, ये भी स्कल का ही पार्ट है। टोटल यहाँ पे स्कल के अंदर 22 हड्डियां हो गई, 8 ये 14 ये, कितने हो गई 22। अब हम कान में आ जाते हैं। 3 हड्डियां इस कान के अंदर होती है, 3 हड्डियां इस कान के अंदर होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? मैलस, इनकस, स्टेपस। क्लियर, तो 2-2 है, 3 इस कान में 3 इस कान में, टोटल कान की हड्डियां 6 हो गई। हायोइड बोन यहाँ आपके गले के यहाँ प्रेजेंट होती है, जिससे अटैच रहती है आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वर्टेब्रे कॉलम जिससे अटैच रहती है, हायोइड बोन है। ये भी आपके एक्सियल स्केलेटन में आती है, एक होती है हायोइड बोन, ठीक है। रिब्स 25 होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, स्टर्नम रिब्स। ट्रू रिब्स 24 होती है, फ्लोटिंग रिब्स, अब ये ट्रू रिब्स भाई 24 है, गलत लिखा है नहीं लिखा है? बोलिए अपने हिसाब से, क्योंकि टोटल रिब्स ही 25 हैं, तो यहां हमने ये क्या लिखा है, कौन बोलेगा? ये है आपका जल्दी बोलो। रिब्स आपकी टोटल 25 होती हैं, उसके अंदर एक बीच में जो जुड़ा हुआ है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, जिससे बाकी सारी रिब्स होती है। अब ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स लेक्चर को पढ़ के आना और इसको आप देख के आना, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स क्या है। वर्टेब्रे कॉलम 26 होते हैं, इसके 5 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सी। सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 1, कॉक्सी में 1। अब आ जाते हैं अपेंडिकुलर में, बाकी जो हमारे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, हिप की हड्डी ये बची थी, तो इसमें ग्रिडल 6, पेक्टोरल ग्रिडल आपके 4 होते हैं, पेल्विक ग्रिडल 2 होते हैं। पेक्टोरल मतलब आपके कंधे में 4 हड्डियां होती है, एक ये लंबी, एक ये इधर लंबी, एक इधर लंबी, और पीछे 2 ट्राइंगल शेप की हड्डियां होती है। तो क्लेविकल बोन और स्कैपुला, स्कैपुला वो ट्राइंगल शेप की होती है जो आपके पीछे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और क्लेविकल ये लंबी हड्डी जो इसके साथ यहाँ पे अटैच रहती है। 2 क्लेविकल 2 स्कैपुलास। पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक बोन 2 हड्डी होती है, हिप बोन जिसे हम बोलते हैं। अपर लिम्ब हाथों की हड्डी टोटल 60 होती है, 30 इस हाथ में 30 इस हाथ में, ठीक है। ह्यूमरस यहां से लेके यहां तक इस हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक 2 हड्डियां होती है जिसे हम रेडियस और अल्ना बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कार्पल्स, हथेली, 16 हड्डियां हथेली, 8 हड्डी इस हाथ में, इस जगह कार्पल, उसके बाद ये वाला पोर्शन मेटाकार्पल और ये उंगलियों वाला पोर्शन फेलेंजेस। तो कार्पल्स में इस हाथ में 8 हड्डियां होंगी, मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होंगी, फेलेंजेस में 14 हड्डियां होंगी। तो यहाँ टोटल दोनों हाथों का लिखा हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए 14 यहाँ, 5 यहाँ, 8 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, टोटल 30 हड्डियां एक हाथ में, दोनों में 60 हड्डियां। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब मतलब पैर की हड्डी, पैर की हड्डी में भी सेम है, जांघ की हड्डी को हम फीमर बोलते हैं। फेब्युला टिबिया, उसके नीचे 2 हड्डियां होती है टांगों की, फीबिया और टिबिया उसको बोलते हैं, फेब्युला भी बोलते हैं। पटेला बीच में जो नी
बोन जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पटेला। टार्सल जैसे हाथ में था, यहां कार्पल बोला था, पैर में टार्सल बोलेंगे, तो ये टार्सल कितने हैं? 7 होते हैं। मेटाटार्सल 5 होते हैं। फेलेंजिस 14 होते हैं। तो वैसे एक पैर में 30 हड्डियां, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियां, टोटल 60 हड्डियां हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, फीमर बोन इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर में कौन सी होती है? फीमर बोन होती है, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी यही होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए, अगर बॉडी में पूछा जाए कि आपके शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी है, तो आप फीमर आंसर लगाओगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपकी स्कल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आप मैंडिबल लगाओगे, जबड़े की हड्डी, है ना? कोई दिक्कत? क्रेनियम बोन्स तो सारा तो मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप लोकेशन देख लीजिएगा, पर आपको देखना जरूरी है। फ्रंटल ये सामने वाला, पैराइटल ये वाला और ये वाला, ऑसिपिटल ये पीछे गुद्दी पे, टेम्पोरल ये कान के साइड का, एथेमोइड ये आपके पीछे वाला, स्पेनोइड ओहो ये वाला। कोई दिक्कत? फेशियल में 14 हड्डियां, तो ये हो गया आपका फेशियल पार्ट, और ये हो गया आपका हायोइड बोन। दिस इज कॉल्ड हायोइड बोन, जो आपकी वर्टेब्रे कॉलम से जुड़ी हुई रहती है। फेशियल में देखो नेजल बोन, ये ऊपर 2 नेजल बोन, लैक्राइमल बोन कान के आंख के पास, इंफीरियर कोंचा ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मैक्सिला ये येलो येलो वाला पोर्शन, मैंडिबल ये ब्लू वाला, वोमर ये भी ब्लू वाला है, जाइगोमेटिक ग्रीन वाला हिस्सा, पैलेटाइन ये रेड वाला। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कौन सी बोन कहाँ पर प्रेजेंट है। आओ, ऑडिटरी ऑसिकल कान की हड्डी, कान की हड्डी मैलस इनकस स्टेपस ये रही, सबसे छोटी हमारे शरीर में, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी ये कान की हड्डी होती है जिसे हम स्टेपस बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। वर्टेब्रे कॉलम, वर्टेब्रे कॉलम के 5 पार्ट हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सी। ठीक है, चलिए जी, अब यहां आ जाते हैं अपेंडिकुलर बोन। कहां गई? अपेंडिकुलर बोन के 4 हैं। अपेंडिकुलर बोन के 4 पार्ट है, पेक्टोरल ग्रिडल, लोअर ग्रिडल, अपर ग्रिडल और पेल्विक बोन। हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, हिप्स की हड्डी और ये आपकी कंधे वाली हड्डी। रिब्स वाला पार्ट छूट गया है, उसको ऐड कर लेना इसमें, पीछे से लिख लेना या तो। ठीक है, देख रही थी मैं बट वो मुझे नहीं मिला इसमें। पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल में 2 हड्डियां आपकी क्लेविकल बोन की, 2 हड्डियां आपकी स्कैपुला। तो ये ट्रायंगल शेप का आप देख पा रहे हो, ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्कैपुला बोन। क्लेविकल बोन ये 2 हड्डियां, क्लेविकल बोन। पेल्विक बोन, रीड जो आपकी हिप बोन है, एक ये, दिस इज पेल्विक बोन। आओ, अपर लिम्ब, हाथ की हड्डी, स्कैपुला अब नजर आ रहा होगा आपको, ये देखो सीधा सीधा स्कैपुला नजर आ रहा है ना। तो यहाँ आपकी हाथ की हड्डी है ह्यूमरस जिसे हम बोलते हैं, रेडियस मोटी वाली हड्डी, पतली वाली हड्डी को अल्ना बोलते हैं। कार्पल 8 होती है हार्ट में, मेटाटार्सल 5 होती है, फेलेंजिस 14 होती हैं। चलो ये देख लो, ये आपकी 8 हड्डियां, ये मेटाकार्पल 5 और ये फेलेंजिस 14। चलो लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में आपके वो फीमर आ जाएगा, थाई बोन जिसे हम बोलते हैं, ये आपका पटेला, ये फिबुला और टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस, टार्सल 7 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, फेलेंजिस 14 होते हैं। तो ये होगा ये आपके कंप्लीट बोन्स। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म।
कल हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो आदित्य? स्केलेटन सिस्टम में सन का एक वीक डायग्राम समझ में नहीं आया, आपने बोला क्या है? चलिए तो फिर कल मिलते हैं आपको। हैव अ गुड डे, बाय बाय।